जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। क्लास 12th के इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो के अंदर हम आपकी जो किताब है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि इस पूरी की पूरी किताब का रिवीजन करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पिछले 10 साल की प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपकी इस किताब से ज्यादातर आते ही आते, पूछे जाते हैं, और जिनके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि अभी आपका जो इको का बोर्ड का एग्जाम होगा इसमें आने के, उन मोस्टली इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आंसर आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। बस आपने करना क्या है, वीडियो को आपने कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। बट एक चीज और मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो वीडियो है वो अराउंड 1 आवर की बनने वाली है, लेकिन इस 1 घंटे में आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर उन्हें दिखा दिया जाएगा, जिससे कि वो बच्चे भी अपनी तैयारी से कर पाएंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा आज का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले 10 साल के बोर्ड के एग्जाम में तकरीबन 6 से 7 बार आ चुका है। ठीक है, प्रश्न क्या है, केंद्रीय बैंक और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, अब इसके अंदर से भी आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन निकलते हैं, 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं, इवन 6 नंबर के भी 2 क्वेश्चन निकलते हैं, और साथ ही 5 से 7 इसमें एमसीक्यू भी निकलते हैं। तो ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चन के मार्क्स है ना, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं, बस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। चलिए पहले बात करते हैं केंद्रीय बैंक क्या होती है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक जो है बच्चों, वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान होती है। पैसों के मामले में सबसे बड़ा संस्थान होती है यही। ठीक है, करती क्या है किसी भी देश की केंद्रीय बैंक, तो ये उस देश की मौद्रिक प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है, मौद्रिक नीति की देखरेख करती है और इसके लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही साथ देश में मुद्रा आपूर्ति, यानी कि पैसे का नियंत्रण रखना, पैसे की कमी पड़ती है तो उसको पूरा करना, ये इसका मेनली कार्य होता है, ये इसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब जैसे भारत का जो केंद्रीय बैंक है बच्चों, ये होता है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मींस भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी बच्चों अप्रैल 1935 को, बट इसका राष्ट्रीयकरण जो था वो 14 साल के बाद किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो ये हो गई केंद्रीय बैंक की एक सिंपल सी फॉर्मेशन और एंड आरबीआई के बारे में। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्य है बच्चों बैंकों का बैंक, दैट मीन्स कि हमारे देश में जितनी बैंकें उपस्थित हैं उन सभी बैंकों का जो हेड होता है वो आरबीआई होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, जो अन्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनकी तरह ही ये भी कार्य करती है अपने ग्राहकों के लिए। जैसे जो हमारी नॉर्मली बैंक होती है जिसमें हमारा खाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, लोन भरते हैं, ऋण देते हैं, ब्याज वगैरह जो भी देते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आरबीआई है ये अपने से नीचे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको उधार देता है, ऋण यानी कि लोन देता है, और साथ ही साथ वो जो छोटी छोटी बैंकें होती हैं वाणिज्यिक बैंक वगैरह, अगर वो अपना पैसा जमा करना चाहती है आरबीआई में, तो आरबीआई उनके पैसे को स्वीकार भी करती है और बाद में उन्हें वापस भी कर देती है। ठीक है, तो ये है बैंकों का बैंक, पॉइंट नंबर 1। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड में पूछा दिया गया बच्चों हमसे कि करेंसी या नोट निर्गमन करने वाला बैंक। अगर हम बात करें कि हमारे देश भारत में कौन सी ऐसी बैंक है या फिर कौन सा ऐसा संस्थान है जो हमारे पास नोट होते हैं 10, 20, 50, 100, 2000 के, ये लागू करता है या फिर इनको छापता है, तो वो होती है आरबीआई। ठीक है, इसका एक अधिकार केवल आरबीआई के पास में होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है, सिक्का नहीं, नोट की बात हो रही है, 1 रुपए के नोट जो होते हैं ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर
जितने भी नोट होते हैं उन सभी का एकमात्र अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास में। बाकी एक छोटा सा डाटा है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया था कि करेंसी नोट जारी करने के लिए छापने के मामले में अपना एक न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया। जैसे कि 1957 के बाद में इसने तकरीबन 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण भंडार को और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखते हुए जितनी आवश्यकता पड़ी थी उतनी करेंसीज ने जारी करी थी। 200 करोड़ के रुपए के लिए, स्वर्ण भंडार के लिए और विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए, ठीक है। जिनमें से कम 115 करोड़ का तो स्वर्ण और बाकी का जो बच गया 85 करोड़ ये विदेशी मुद्रा में या फिर विदेशी मुद्रा भंडार में और विदेशी प्रतिभूतियों में शामिल हो गया, ठीक है। और तीसरा जो हमारा इसका कार्य है वो है सरकार का बैंक या फिर बैंकर, यानी कि आरबीआई जो है इसका दूसरा या फिर कह सकते तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये भारत सरकार के लिए और जो राज्यों की सरकार होती है इनके लिए उनका बैंकर होता है, जहां पे ये सलाह भी देता है, ठीक है ना। आरबीआई जो है, केंद्रीय बैंक जो है, ये भारत सरकार को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देता है, उनके एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। मौद्रिक नीति के मामले में कुछ भी नियम लाना होता है, कुछ भी प्रावधान लाना होता है तो ये सरकार के लिए उपयोगी साबित होती है। साथ ही साथ ये सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करती है, ठीक है ना। तो ये हैं भारतीय रिजर्व बैंक या फिर केंद्रीय बैंक के मेनली कार्य, ठीक है। बैंकों का बैंक के बाद में करेंसी या नोट निर्गमन करने वाले बैंक और सरकार का बैंक है बैंकर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैंने जैसा पहले बताया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता चलूंगा, आंसर भी दिखा दूंगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस एग्जांपल विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक होती क्या है इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं। फंक्शंस क्या है रिजर्व बैंक इंडिया के एज ए सेंट्रल बैंक? तो सबसे पहला है ये बैंकर्स बैंक है, ठीक है, बैंकर्स बैंक है। एंड देन सेकंड क्या है कि करेंसी और नोट इश्यूइंग बैंक होती है ये। एंड द थर्ड कि गवर्नमेंट्स बैंकर और बैंकर इस तरीके से ये होती है, यहाँ पे ये आता है, ठीक है। दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपके 3 टर्म्स दिए गए हैं। पहला टर्म है आपका पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म है ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं और तीसरा टर्म है अनैच्छिक बेरोजगारी, या फिर ये कह सकते हो कि ऐच्छिक बेरोजगारी जो होती है और अनैच्छिक बेरोजगारी जो होती है इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो तीनों को मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिए पहले बात करते हैं कि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है। तो पूर्ण रोजगार का मतलब यह है कि किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो योग्यता रखता है, ठीक है, और बाजार में उसके लिए रोजगार उपलब्ध है और उस रोजगार के लिए मजदूरी भी सही उसे मिल रही है तो वो रोजगार कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं बढ़िया सा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, बीएड उसकी योग्यता है, बीएड क्या है उसकी योग्यता है, ठीक है। अब जो प्रचलित मौद्रिक मजदूरी पर रोजगार है, जैसे रोजगार के लिए मान लेते हैं उसके सामने अवसर है कि वो प्राइमरी टीचर बन सकता है 5वीं तक का, ठीक है। तो ये क्या उसके लिए रोजगार है, ठीक है। अब इस रोजगार के मामले में उसके सामने सरकार ने जो पैसा रखा है कि 20,000 आपको सैलरी मिल जाएगी, तो ये मौद्रिक मजदूरी है। तो पूर्ण रोजगार में क्या होगा कि व्यक्ति के पास में योग्यता है, रोजगार है, मौद्रिक मजदूरी मिल रही है, तो ठीक है वो जॉब कर लेगा। ऐच्छिक बेरोजगारी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास में योग्यता भी है, उसके सामने रोजगार भी है, उसके सामने पैसा भी सही है, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसको ऐच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं। तीसरी है अनैच्छिक बेरोजगारी। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति में जिसमें व्यक्ति के पास में योग्यता भी है, वो रोजगार भी करना चाहता है, सैलरी जो मिलेगी चलेगा, बट उससे रोजगार मिलना चाहिए, बट उससे रोजगार नहीं मिलता, इसको अनैच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। एक देसी लैंग्वेज में एज ए स्टूडेंट समझाऊं तो पूर्ण रोजगार का मतलब यह है मेरे पास योग्यता है, मेरे सामने रोजगार का अवसर है, पैसा सही मिल रहा है तो मैंने जॉब कर ली। ऐच्छिक बेरोजगारी का क्या मतलब है? मेरे पास योग्यता है, मेरे सामने अच्छी जॉब है, ठीक है, उसके लिए पैसा सही है, बट मेरी मर्जी है, मैं नहीं काम करना चाहता, मैं तो पड़े पड़े वेब सीरीज देखूंगा, ठीक है ना, मैं तो पड़े पड़े बस रील्स देखूंगा, मैं नहीं काम करूंगा, ये चीजें हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी का क्या मतलब है? इसमें व्यक्ति काम भी करना चाहता है, उसके पास योग्यता भी है, पैसा मिलेगा जो चलेगा, बट उसे मिलता ही नहीं है, उसे बेसिकली कोई काम ही नहीं मिल पाता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में बढ़िया तरीके से।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्फीतिक अंतराल तथा अवस्फीति अंतराल में अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। देखिए, पहले बात करते हैं स्फीतिक अंतराल की। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में जो वास्तविक समग्र मांग होती है और जो पूर्ण रोजगार होता है, इनमें संतुलन बनाए रखने के लिए जो आवश्यक समग्र मांग होती है, इसके बीच का अंतर होता है ये। ठीक है। अब इस ये जो समग्र मांग है, ये इसके किस माप को दर्शाती है? अधिक के माप को दर्शाती है। और इससे होता क्या है? इससे अर्थव्यवस्था में स्फीतकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर अगर हम अविस्फीति अंतराल की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें समग्र मांग में कमी के माप को दर्शाता है ये, और ये जो है अर्थव्यवस्था में मंदी यानी कि अविस्फीति को दर्शाता है। ठीक है। तो ये दोनों अंतराल हैं, सिंपल सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं आपके। ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम इंग्लिश में एक बार ट्राई करते हैं समझने की। तो इंग्लिश में हमारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि व्हाट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड डिफरेंस आपको करना है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बाकी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेंट्री गैप एंड डिफ्लेंट्री गैप के बारे में। ठीक है। तो आंसर फर्स्ट एंड आंसर सेकंड आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है और ये आता है ज्यादातर 6 या 4 मार्क्स में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विदेशी मुद्रा की पूर्ति तथा विदेशी मुद्रा मांग के स्रोतों का वर्णन कीजिए। बड़े ध्यान से समझिएगा, समझाऊंगा। विदेशी मुद्रा की पूर्ति और मांग के स्रोत। आखिर हमें विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए? ठीक है। विदेशी मुद्रा आखिर हमें क्यों चाहिए, मतलब कि विदेशी मुद्रा मांग के क्या स्रोत होते हैं। तो विदेशी मुद्रा हमें इसलिए चाहिए होती है बच्चों, ताकि हम विदेशों में वस्तुओं को खरीद सकें, सेवा ले सकें। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, इंडिया के अलावा आप यूएस में चले गए, यूएसए में चले गए, कनाडा चले गए, वट एवर जहाँ पे भी आपने, तो वहां पर आपको वस्तुएं खरीदने के लिए, सेवाओं को खरीदने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा। वो भी कौन सा? फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है। दूसरी क्या है कि विदेशों में वित्तीय परिसंपत्तियों का मतलब हो गया वहां पे बॉन्ड खरीदना, शेयर खरीदना। ठीक है। या फिर जो है जमीन वगैरह खरीदना। तो इसके लिए पैसा चाहिए होता है उस देश की करेंसी का। जैसे आप यूएसए में जाते हैं तो आपको चाहिए डॉलर, अगर आप कुवैत में जाते हैं तो वहां पे चाहिए आपको दिनार, आप यूरोप जाते हैं वहां पे चाहिए आपको यूरो मुद्रा। ठीक है। आप इंडोनेशिया जाते हैं तो वहां पे आपको आईएनआर चल जाता है वहां पे। ठीक है। पाकिस्तान में भी आईएनआर चल जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे हमें उस देश के अकॉर्डिंग पैसा चाहिए होता है। किसके लिए? विदेशी परिसंपत्ति, जैसे बॉन्ड या शेयर खरीदने के लिए। ठीक है। अब एग्जांपल में आपको बताऊं, आज के टाइम पे शेयर मार्केट बहुत तेजी से उछाल में है। ठीक है ना। तो ऐसे में शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं दूसरे कंट्री की कंपनी के मामले में, तो भुगतान पता है कैसे करते हैं? इंडियन करेंसी में नहीं करते, वो डॉलर या फिर जो करेंसी होती है ना बेसिकली पे करने के लिए, उसी में करते हैं। ठीक है। फिर है विदेशी मुद्राओं के मूल्यों पर सट्टेबाजी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं अभी के टाइम पे 1 यूएसडी जो है, ठीक है, 1 यूएसडी इक्वल टू चल रहा है 82.80 के, मतलब 82 INR मान लो आप। ठीक है ना। 1 यूएसडी इज इक्वल टू 82 INR। तो ऐसे में इस पे सट्टेबाजी होती है कि कल इसका प्राइस क्या होगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है पैसा। साथ ही साथ विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश, जैसे कि दुकान खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, फैक्ट्री वगैरह खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है। और इसमें एक और आ जाएगा, क्या सर? एक आ जाएगा पर्यटन के मामले में। ठीक है। पर्यटन जब आप करने के लिए जाते हैं तो भी आपको चाहिए होता है। ओके। अब बारी आती है कि ये जो विदेशी मुद्रा की मांग चल रही है, इसको पूरा कैसे करें? तो पूर्ति के कई स्रोत होते हैं। सबसे पहला है बच्चों कि विदेशियों के द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष खरीद, मतलब कि जो भी विदेशी लोग हैं वो हमारे भारत में आकर हमारी भारतीय वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है। या फिर हमारी जो वस्तुएं हैं जब वो किसी दूसरे कंट्री में बिकने के लिए जाती हैं, ठीक है, तो वो जो खरीदते हैं वो पैसा भारत में ही तो आता है, तो इससे होती है। दूसरा है विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश, जैसे हम भारतीय खुद किसी अनदर कंट्री की जो कंपनी है उसमें निवेश करते हैं, तो ऐसे ही जब कोई और कंपनी हमारे देश किसी देश की कंपनी हमारे देश की कंपनी में निवेश करती है तो पैसा मिलता है। ठीक है। साथ ही विदेशी जो पर्यटक होते हैं जब ये हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आते हैं तो इससे भी। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा देता हूँ। दिल्ली में हुमायूं टॉम है। ठीक है।
दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है, वहां पे अगर आप जाओगे तो नॉर्मली जो टिकट है एक बंदे के जाने की वो अराउंड 20 से 25 क्या है INR है, रुपया है। लेकिन जो फॉरेन व्यक्ति आते हैं, विदेशी आते हैं, उनके लिए वो टिकट जो है, जहां तक मुझे याद है अभी से 5 से 6 साल पहले मैंने देखा था, तो तकरीबन 25 से 30 डॉलर थी। कितनी? 25 से 30 डॉलर थी, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो है पर्यटक आते हैं, निवेश करते हैं, और पर्यटक भी आते हैं जो वस्तु खरीदते हैं, उनका पैसा ही होता है तो उससे भी पैसा मिलता है, ठीक है। साथ ही विदेश में रहने वाले जो भारतीय निवासी हैं उनके द्वारा भेजा गया पैसा, जैसे मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे आप अमेरिका में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों के मालिक जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, वो इंडिया की ही है, तो वो वहां से पैसा भेजते हैं भारत में, ठीक है। वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्यात, आप वस्तुएं जो है, सेवाएं जो है अपने देश से जब भेजते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है ना, ये चीजें होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा विदेशी मुद्रा मांग के क्या क्या स्रोत होते हैं और इसके पूर्ति के क्या क्या स्रोत, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इंग्लिश में दिया गया बच्चों कि डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज डिमांड। तो पहले आप फॉरेन एक्सचेंज डिमांड के बारे में बात कर लीजिए, उसके बाद में सोर्स क्या है इसके एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के संबंध में वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है बेसिकली निवेश के संबंध में। पहली परिभाषा है बच्चों कि प्रेरित निवेश किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रेरित निवेश कैसा निवेश है? ये एक ऐसा निवेश होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है, प्रेरित होकर किया जाता है, ठीक है। और इसका सीधा सीधा संबंध उसकी आय से होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा स्वतंत्र निवेश यानी कि स्वायत्त निवेश। इसका मतलब ये है कि इस निवेश में जो व्यक्ति निवेश करता है उसके आय के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात स्वतंत्र निवेश आय निरपेक्ष होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? नियोजित निवेश। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी भी कंपनी में अपना निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पूरी की पूरी एक प्लानिंग बनाते हैं कि आपको कितना निवेश करना है, कहाँ पे करना है, किस टाइम पे करना है, कैसे करना है। तो वो जो योजना होती है निवेश की, उसी को नियोजित निवेश बोलते हैं। फिर चौथा है बच्चों हमारा वास्तविक निवेश। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष, जैसे मान लेते हैं कोई एक वित्तीय वर्ष हमने ले लिया है 2015, ठीक है ना। तो ऐसे में उस किसी देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष जो निवेश किया जाता है वास्तविक निवेश कहलाता है। जैसे 2015 मान लेते हैं, टोटल निवेश आया है 10 करोड़, ठीक है ना, 100 शेयर आया हुआ है। इसका आकलन 31 दिसंबर 2015 को किया जाएगा, ठीक है ना। इसका आकलन कब होता है? अवधि की समाप्ति पर। ये किसी 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है, 4 से 5 साल के लिए भी हो सकता है, अवधि पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेरित निवेश, स्वतंत्र निवेश, नियोजित निवेश और वास्तविक निवेश। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट और आ जाते हैं बचत के बारे में, ठीक है। एक है नियोजित बचत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक अर्थव्यवस्था के सभी गृहस्थ बचतकर्ता, यानी कि घरों में जो लोग रहते हैं, गृहस्थ जो लोग हैं, उनकी बचतकर्ता की एक निश्चित समय अवधि की आय के विभिन्न स्तरों पर जितनी बचत करने की योजना बनाते हैं उसको नियोजित बचत बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ना, नियोजित निवेश में क्या होता था, योजना बनाते हैं निवेश के लिए, कि किसी तरीके से जो नियोजित बचत है वो भी आ जाती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के वे लोग जो ग्रस्त हैं और पैसा बचाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो एक निश्चित समय अवधि में अपने आय के जो विभिन्न स्तर है इसमें क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि हमें कैसे खर्च करना है, ठीक है, कहाँ पे खर्च करना है, कैसे पैसे को बचाना है, ये वाला, इसको नियोजित बचत बोलते हैं। और फिर क्या होती है वास्तविक बचत? वास्तविक बचत वास्तविक निवेश से उसके अगला कदम है। जैसे अर्थव्यवस्था में दी गई अवधि के अंत में आय से उपभोग व्यय घटाने के बाद जो कुछ वास्तव में शेष बचता है उसे वास्तविक बचत बोलते हैं। देखिए क्या कहा गया है, आय में से उपभोग व्यय घटाने में, यानी कि आपने जो कमाया, जैसे आपने 100 रुपए कमाए हैं, ठीक है, तो उसमें आपने जो खर्चा किया था, जैसे मान लेते हैं 90 रुपए खर्चा किया, तो आपकी वास्तविक बचत हुई 10 रुपए, ठीक है। वहीं अगर आपने पैसा लगाया 100 रुपए लेकिन आपका खर्चा हो गया 110 रुपए, तो ये आपकी बचत नहीं बल्कि आपका घाटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? घाटा बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी आपके लिए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अब इनको इंग्लिश में देखते हैं एक बार।
तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं यहाँ से देखेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट या फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्लान्ड सेविंग क्या है, ठीक है, या फिर रियल सेविंग्स क्या होती है, इसके बारे में, ठीक है। आप इन पॉइंट को पढ़िए आसान तरीके से, बाकी हिंदी में तो आपको समझाई दी। आगे बात करेंगे। अब यहां पर आ रहा है बढ़िया सा प्रश्न, निवेश किसे कहते हैं, सकल तथा निवल निवेश में अंतर बताइए। अभी मैंने आपको निवेश के वो जो पार्ट्स हैं वो बता दिए। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। तो देखिए निवेश का मतलब क्या होता है, तो एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। निवेश क्या है बच्चों, निवेश का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर निश्चित सीमा के अंदर जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं एक किसी भी कंट्री में, उसके स्टॉक में जब वृद्धि होती है तब हम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम पूंजी निर्माण भी बोल सकते हैं या फिर निवेश को ही हम विनियोग भी बोल सकते हैं। अब ये दो तरीके का है, सकल और निवल निवेश। तो सकल निवेश निवल निवेश होता क्या है, पहले बात करेंगे सकल निवेश की। सकल निवेश जो है ये एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। मतलब मान लेते हैं कि कोई निश्चित समय अवधि है 2023 और 2024, ऐसे में जितनी भी किसी भी कंट्री में पूंजीगत वस्तुएं थी उनके स्टॉक में जो वृद्धि हुई है कुल वृद्धि उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, इसे हम सकल पूंजी निर्माण भी बोलते हैं। निवल निवेश की जब हम बात करते हैं तो निवल निवेश में यह होता है कि इसमें किसी अर्थव्यवस्था की एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि। देखो एक में क्या है, एक में जो है सकल निवेश में क्या बात की जा रही है, सकल निवेश में कुल वृद्धि की बात की जा रही है, ठीक है ना, कुल वृद्धि की। और निवल निवेश में जो है स्टॉक में शुद्ध वृद्धि की बात की जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मूल्यह्रास नहीं होता है लेकिन सकल में मूल्यह्रास होता है, ठीक है। निवल निवेश को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निवल निवेश को निकालने के लिए सकल निवेश माइनस में घिसा बटान की मूल्यह्रास निकाल देते हैं। इस तरीके से हमारा निवल निवेश निकल जाता है, सिंपल है, ठीक है। तो निवेश क्या होता है बच्चों, सकल निवेश, निवेश निवल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इंग्लिश में इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ग्रोस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या होती है इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न बेसिकली हम ये कह सकते हैं काफी छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या हमारे सामने कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं और इसमें आने वाली कोई दो कठिनाइयां लिखिए। तो आइए एक एक करके समझते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। देखो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वस्तु प्लस में विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है ना। तो वस्तु विनिमय उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से ही किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन इसमें ना कठिनाइयां आती हैं बहुत सारी। कैसी कठिनाइयां, यहाँ पे हमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। यानी कि आप मान लेते हैं कि आपके पास वस्तु है, ये एक पेन, ठीक है, आपके पास एक वस्तु है, इस ए बंदे के पास में पेन। अब जो बी वाला बंदा है, ठीक है, इसको भी जब जरूरत पेन की ही होगी और आपको जिसकी जरूरत है उसको उसके पास वो चीज होगी, तभी ये संभव हो पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दोहरा संयोग होना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। मूल्य मापक का अभाव होता है, यानी कि आपके पेन का मूल्य बहुत कम है, ठीक है, जो वस्तु आप ले रहे हैं उसका मूल्य ज्यादा है, तो इसमें भी अभाव देखा जाता है, ठीक है। साथ ही भुगतान कैसे किया जाए इसकी कठिनाई होती है, मूल्य संचय का अभाव होता है, स्थानांतरण कैसे किया जाए इसकी बहुत सारी कठिनाइयां सामने आ जाती है हमारे, ठीक है ना। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है और इसकी ये कठिनाइयां हैं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन ऐड हो गया था हमारा, प्रचलन में करेंसी तथा जमाएं क्या होती हैं। प्रचलन में करेंसी तथा जो मांग जमाएं हैं ये क्या होती है, चलिए देखते हैं। पहले बात करेंगे प्रचलन में करेंसी। इसका मतलब क्या है कि प्रचलन में करेंसी के अंतर्गत उन सभी सिक्कों का, उन सभी नोटों का जो कि सरकारी नोट होते हैं या फिर बैंक नोट होते हैं, इन नोटों का, हुंडियों का, बिल का
इन सभी को शामिल किया जाता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और अर्थव्यवस्था में ये चल रहे होते हैं। जैसे सिक्के है, नोट है, बिल है, ये सभी चल रहे होते हैं। ठीक है, इसको प्रचलन में बोलते हैं, जो चल रही है एक्चुअल में लोगों के पास में। मांग जमाएं जो है, देखिए नाम से पता चला है मांग है और ये जमाएं हैं, मतलब ऐसी धनराशियां हैं ये मांग जमाएं जो वाणिज्यिक बैंकों के चेक द्वारा निकाले जा सकने वाले खाते में जमा होती है। यानी कि मांग जमा ऐसी बेसिकली पैसे होते हैं, धनराशि होती हैं जो ऐसे खाते में जमा होती है जो सिर्फ और सिर्फ चेक के द्वारा निकाली जा सकती है। ठीक है, इन्हें मांग जमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैंकिंग संस्था को चेक देने या फिर डेबिट कार्ड, एटीएम का उपभोग करने पर जमाकर्ता उसकी मांग के अनुरूप धनराशि उसे मिल जाती है, फिर देनी पड़ती है सर। इसीलिए हम मांग जमा को क्या बोल सकते हैं, इन्हें चेक योग जमाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा, बैंकिंग के संबंध में आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में समझते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बच्चों कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड राइट एनी टू डिफिकल्टीज इन इट। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज क्या होती है, इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या है कि व्हाट इज करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो करेंसी क्या है इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है आपको मैं एक चीज पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अब मैं ऐसे लेने वाला हूँ जो सीधे के सीधे आपके जो सपोर्ट मटेरियल है ना उसमें दिए गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल के पेपर में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वो दिखाने वाला हूँ जिससे आप इन क्वेश्चन की तैयारी अपनी तरफ से अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है बच्चों हमारे सामने कि घरेलू समाहार और राष्ट्रीय समाहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, और ये प्रश्न आता है 6 नंबर में, जिसमें से 4 नंबर में भी आपके 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं, इसमें से 3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बच्चों घरेलू समाहार के बारे में। देखिए इसके लिए 3 चीजों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन कौन सी? सबसे पहली है बच्चों बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जिसे बोलते हैं जीडीपी एमपी। ठीक है ना, तो ये होती क्या बेसिकली, तो एक लेखा वर्ष की अवधि में किसी भी अर्थव्यवस्था की एक घरेलू सीमा के अंतर्गत ही जो उत्पादित वस्तुएं होती है, अंतिम वस्तुएं, इन वस्तुओं का एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों को योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, बाजार कीमत पर निवल देशीय उत्पाद कैसे निकालते हैं, तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस में मूल्यह्रास जो स्थायी पूंजी का वो होता है इसके बारे में। और कारक लागत पर जो निवल देशीय उत्पाद होता है या फिर घरेलू आय होती है, इसे कैसे निकालते हैं, ये होती क्या पहले ये समझो। तो एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में ही एक लेखा वर्ष में उत्पादन कारकों की जो आय का योग होता है, जिसके द्वारा जो कारकों के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्त होती है, उसे देशीय आय कहते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये है घरेलू समाहार। दूसरा है राष्ट्रीय समाहार। तो राष्ट्रीय समाहार के संबंध में पहली बात आपको याद रखनी है, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। तो होता क्या है, बेसिकली एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा व विदेशों में उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, इसके बदले जो मूल्य उन्होंने दिया है, इसके योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल भी और नेशनली भी, इसलिए से जीएनपी बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, तो जीडीपी इज इक्वल टू एनएफआईए दैट इज कॉल्ड जीएनपी, निकालने का तरीका। ठीक है, राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी कैसे निकालते हैं, ये होती क्या है, तो एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा व शेष विश्व से अर्जित जो कारक आय होती है, इसके योग को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। निकालने का फॉर्मूला आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए यहाँ पे। ठीक है, घरेलू समाहार और राष्ट्रीय समाहार के बारे में। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली यहां से दे सकते हैं। डोमेस्टिक एग्रीगेट्स क्या होती है इसके बारे में, तो पहले आप एनडीपी के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर जीडीपी के बारे में बताएंगे एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं इसके बारे में। ठीक,
एंड सेकंड में आपको क्या बताना है, सेकंड में ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसके बारे में बता देंगे, जीएनपी एंड एनएनपी इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब 8वां जो क्वेश्चन है इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका 6 नंबर में भी बहुत बार आ जाता है, और 4 नंबर के इसमें से 2 क्वेश्चन निकल जाते हैं, 3 के भी 2 क्वेश्चन निकल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है वास्तविक जीडीपी तथा मौद्रिक जीडीपी में अंतर समझाइए। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम वास्तविक जीडीपी के बारे में। ठीक है, क्या होती है वास्तविक जीडीपी आखिरकार। तो बेसिकली एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन आदि आधार वर्ष की कीमतें, जो स्थिर कीमतें होती हैं, इस पर किया जाता है, उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी क्या हो गई, जीडीपी का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि किसी एक देश के द्वारा घरेलू स्तर पर उसने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, उस वस्तु का कितना क्रय विक्रय हुआ, जो भी सेवा वगैरह थी, ठीक है ना, तो उसी का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। ठीक है, ये स्थिर कीमतों पर हम इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यह केवल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो सकता है। अगर जीडीपी में चेंज हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वार्षिक जीडीपी में, क्योंकि जो उत्पादन किया जा रहा है वो तेजी से हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। अगर जीडीपी हाई हो रही है मतलब जीडीपी बढ़ रही है तो उत्पादन मात्रा बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रही है तो उत्पादन मात्रा कम हो रही है ना, यही चीज है। ये आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है। अभी के टाइम पे आप देख लें, जैसे इंडिया की अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, वहीं अभी के टाइम पे आप पीओके की जीडीपी की बात करें तो बहुत ही लोवेस्ट कैटेगरी में आने वाली है। ठीक है ना, तो किसी देश की जीडीपी उसके विकास का सूचक होती है। इसी आधार पे हम देखते हैं कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी हमेशा हाई रहती है। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी हमारा प्यारा सा भारत देश महान। सेकंड, मौद्रिक जीडीपी क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन यदि चालू वर्ष की कीमतों पर किया जाता है तो उसे मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। यानी कि जे किसी भी ईयर के टाइम पे, एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 2015 से 2016 के बीच में हमें जीडीपी को ज्ञात करना है, तो मौद्रिक जीडीपी का मतलब यह है कि जब ये जीडीपी का ईयर जो चल रहा है, इसी ईयर के बीच में जिस कीमत पर जो वस्तु खरीदी जाती है, जो चालू कीमतें होती हैं, उसके आधार पर जब हम जीडीपी का आकलन करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, इसे चालू कीमतों की जीडीपी बोलते हैं। यह उत्पादन मात्रा और कीमत स्तर दोनों के परिवर्तन को प्रभावित करता है। इसे आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जीडीपी कैलकुलेट नहीं हुई है, इसीलिए मौद्रिक जीडीपी को आर्थिक विकास का सूचक नहीं मानते। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी पर रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, ये ऐसे किया जाता है कि वास्तविक जीडीपी जो है, अभी मैंने आपको एक पेपर बताया था ना, उसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था कि मौद्रिक जीडीपी बटे में कीमत सूचकांक इनटू 100, इस तरीके से आप अपनी वास्तविक जीडीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, चूंकि कीमत सूचकांक चालू कीमती जो अनुमान है इनको घटाकर स्थिर कीमत अनुमानों के रूप में लाने हेतु एक अपव्यय की भूमिका अदा करता है, इसीलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद अपव्यय भी कहा जा सकता है। तो याद रखना बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि सकल घरेलू अपव्यय किसे बोलते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक जीडीपी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 इन दी वेरी अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड मॉनेटरी जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होती है एंड मॉनेटरी जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। रियल जीडीपी के बारे में आपका ये पैरा आ जाएगा, और मॉनेटरी जीडीपी के बारे में आपके ये पैरा से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 है बेसिकली। 9 में दिया गया बच्चों, मुद्रा किसे कहते हैं तथा मुद्रा आपूर्ति से आपका क्या अभिप्राय है। पहले समझते हैं मुद्रा क्या होती है, उसके बाद में इसकी आपूर्ति समझेंगे। मुद्रा बेसिकली एक तरीके, मुद्रा यानी कि जो पैसा है, जो नोट है, ये बेसिकली एक वैसी वस्तु है जिसे आमतौर पर विनिमय के माध्यम
मूल्य की माप, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि मुद्रा जो है वो क्या है, वो एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से आप आसानी से विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का मूल्य लगा सकते हैं, उसका माप कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, साथ ही आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसका भुगतान कर सकते हैं, उसे मुद्रा बोलते हैं। जैसे आरबीआई जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, इसने मुद्रा की एक आधिकारिक परिभाषा दी है। क्या? मुद्रा को उन तरल वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समग्र आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालती हैं। यानी कि जो पैसा होता है उससे हम ऐसी तरल पद्धति जो वित्तीय परिसंपत्तियां होते हैं उसमें समझा सकते हैं जो किसी भी कंट्री के लिए हर एक इकोनॉमिकल कंडीशन में उस पर इफेक्ट करती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, यानी कि पैसा है, करेंसी जो, उसी की बात हो रही है। अब मुद्रा आपूर्ति जो है इसका मतलब क्या है? बेसिकली किसी एक समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा ही मुद्रा की आपूर्ति कहलाती है। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से। क्या सर? कि किसी भी समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो कुल मुद्रा की मात्रा होती है, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, उसको मुद्रा की आपूर्ति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली जैसे ये अर्थव्यवस्था का स्टॉक चर है, मुद्रा की आपूर्ति को मापने के कई तरीके होते हैं, परंतु मानक रूप में इसके अंतर्गत सामान्यतः प्रचलन में जो करेंसी होती है और जो मांग जमाएं होती हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए मुद्रा पूर्ति माइनस में सी प्लस डी हो जाता है, जिसमें सी जो है, ठीक है ना, सी जो है ये प्रचलन में हमारी करेंसी को दर्शाता है या फिर जनता के पास जो करेंसी होती है इसको दर्शाता है, और जो डबल डी है ये मांग जमाव को दर्शाता है, और दोनों को आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी के द्वारा आरबीआई के द्वारा ही विनियमित किया जाता है, नियम वगैरह इसी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है मुद्रा की पूर्ति, ये मुद्रा की परिभाषा है और ये आरबीआई के अनुसार है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने इंग्लिश में देखा था, मतलब देखने वाले हैं। देखा कहाँ है सर? देखो, व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सप्लाई? ठीक है, तो मनी क्या है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में आपके सामने ये 3 पॉइंट आ जाते हैं। मेनली ये जो मनी सप्लाई वाला है ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कीजिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बच्चों जितना वीडियो को लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए ऐसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करो ताकि वो भी इससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और हाँ, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में एक अपना प्यारा सा फीडबैक देके जरूर जाना वीडियो के एंड में या फिर अभी, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, भुगतान शेष किसे कहते हैं? चालू खाता तथा पूंजीगत व्यय में व्यय का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भुगतान शेष होता क्या है, चालू खाता, पूंजीगत व्यय क्या है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले बात करते हैं भुगतान शेष के बारे में। भुगतान शेष जो है ये किसी एक वर्ष की अवधि में किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देनों का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित लेखा जोखा है। यानी कि जैसे इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने वस्तुओं को खरीदा बेचा, उनका जो आर्थिक लेन देन था इसके बारे में। ठीक है, साथ ही उन्होंने जो अंदर कंट्री थी उसके साथ में कैसे व्यापार किया, क्या लेन देन किया, इसका एक विस्तृत एवं व्यवस्थित लेखा जोखा वितरण ही भुगतान शेष कहलाता है। ठीक है, इसे हम विदेशी विनिमय के वार्षिक अंतः प्रवाह, बाहरी प्रवाह का लेखा जोखा भी कह सकते हैं। अब ये जो लेखा जोखा होता है भुगतान शेष घटना, ये दो तरीके की होती है। एक होती है चालू खाता, एक होता है पूंजीगत व्यय। चालू खाते का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा को खरीदा बेचा या फिर उसमें पैसे जमा किए, पैसे निकाले, पैसे गायब किए, जो भी किया, उस हर एक चीज का विवरण इसमें दर्ज किया जाता है। ठीक है, लेकिन पूंजीगत व्यय जो होता है बच्चों, इस खाते में एक लेखा वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच में जो परिसंपत्तियां होती हैं, दायित्व होते हैं, इनके स्वामित्व का हस्तांतरण इसमें शामिल। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है चालू खाते में और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत।
ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये पार्ट भी समझ में आ चुका होगा। वेल, इंग्लिश में देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश में है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इसके बारे में यहां से देख लेंगे। एंड डिस्क्राइब करंट अकाउंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट अकाउंट क्या होता है एंड कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में यहां से ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया बच्चों 10वां ही है बेसिकली 10 प्लस, इसीलिए क्योंकि इसमें खाते के बारे में बात की जा रही है ना। तो चालू खाते की मदें और पूंजीगत खाते की मदों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चालू खाते की मदें क्या होती हैं, पूंजीगत खाते की क्या मदें होती हैं, आइए समझते हैं। चलिए, चालू खातों की मदों की अगर हम बात करें बच्चों, तो चालू खातों की जो मदें होती हैं ये किसी भी अर्थव्यवस्था के निवासियों या फिर उसकी सरकार की जो परिसंपत्तियां होती हैं, जो दायित्व होते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाता है। ठीक है, चालू खाते की मदद जैसे कि दृश्य मदद आ जाती है चालू खाते में, आपने किस वस्तु का आयात किया किस वस्तु का निर्यात किया ये इसमें शामिल होता है। साथ ही अदृश्य मदद आ जाती है जैसे कि आपने किस सेवा को ग्रहण किया किस सेवा को आपने बेचा या फिर आदान प्रदान, ये शामिल आ जाता है। ठीक है, और चालू खाते में जो एक पक्षीय अंतरण होता है इसकी बात आती है। ठीक है, और ये सभी जो है सरकार या फिर अर्थव्यवस्था में उसके निवासियों के द्वारा वट जो भी है, तो चालू खाते की मदद जो है ये अर्थव्यवस्था के निवासी या उसकी सरकार के परिसंपत्तियों में उसके दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जिसमें ये कुछ कुछ शामिल होती है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीगत खाते की मदद है, ये क्या करती है, ये सरकार की संपत्ति में उसके दायित्व में परिवर्तन आते हैं। जैसे कि जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है तो सिंपल सी बात है संपत्ति दायित्व में परिवर्तन तो आना ही है। ठीक है, विदेशी जब ऋण लिया जाता है या फिर विदेशी मुद्रा कोष में कमी आती है या फिर बढ़ता है, मेनली बढ़ने की बात हो रही है, धनात्मक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। ठीक है, तो पूंजीगत खाते से क्या होता है, पूंजीगत खाते की मदद से इससे विश्व जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसकी संपत्ति उसके दायित्व में परिवर्तन आता है। ठीक है, लेकिन चालू खातों की मदों से ऐसा नहीं होता, पूंजीगत खाते मदों में ऐसा होता है। ठीक है, सिंपल सा आपको समझ में आ गया। चलिए, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखने का समय आ चुका है, जिसमें है डिस्क्राइब द आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट एंड इट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट आइटम्स के बारे में क्या बात है, नोट आप पहले लिखेंगे, उसके बाद में आपकी विशेषताएं, एंड कैपिटल अकाउंट आइटम्स के बारे में नोट पहले आप लिखेंगे, बाकी बातें बाद में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 में दिया गया है बच्चों, अब यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे हम बजट के संबंध में अब 2 से 3 क्वेश्चन करने वाले बहुत अच्छे तरीके। बजट किसे कहते हैं, बजट के मुख्य उद्देश्य समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न ज्यादातर 3 नंबर में आता है। क्या है भाई बजट, क्या है इसके उद्देश्य। बजट यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित व्ययों एवं अनुमानित प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट क्या बेसिकली, सिंपल सी बात है, जैसे आपने देखा होगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए 2000 करोड़ का बजट लेके आए हैं। तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा एक वित्तीय वर्ष, जैसे कि पर्टिकुलर मान लेते 2023 के लिए जो बजट आएगा या फिर जो आया है उसमें क्या है, उसमें पहले ही अनुमान लगा लिया गया है कि सरकार कहां कहां पर कितना खर्चा करने वाली है। ठीक है, और सरकार को कितना कहां से जो है वो टैक्स मिलने वाला है, जिससे उनका पूरा का पूरा ये जो राजस्व व्यय है, खर्चा जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बजट। ठीक है, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित व्यय और प्राप्ति का लेखा जोखा वितरण। उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य बजट का सबसे पहला है संसाधनों का पुनः आवंटन करना। क्या, संसाधनों का इसमें पुनः आवंटन किया जाता है। साथ ही इसमें जो है वो आय व संपत्ति का भी पुनः वितरण किया जाता है। इवन आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। और चौथा है सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं इनका प्रबंधन इसके अंतर्गत किया जाता है, ताकि लोगों तक रोजगार पहुंचे, संसाधन पहुंचे, वो भी ज्यादा से पैसा कमाए और सरकार की जो वस्तुएं होती हैं उसको खरीदें। ठीक है ना, तो ये है बजट के उद्देश्य। समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए, इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से समझ लेंगे अच्छे तरीके से कि व्हाट इज बजट एंड राइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट। तो बजट होता क्या है और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस बजट के, वो इजीली यहां से आप पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। लेकिन 12 से पहले यहाँ पे कुछ चीजों को आप ध्यान से समझना। यहाँ पर जो है हम बजट के भागों की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो बजट के भागों में सबसे पहला आता है बजट प्राप्तियां, ठीक है। क्या है? बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियों का मतलब क्या होता है? इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के सभी स्रोतों से, जैसे पैसा वो कमाते हैं या व्यय करते हैं, सरकार के सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से होता है। बजट प्राप्तियां क्या है? कि आपने किसी वित्तीय वर्ष की एक अवधि के लिए सरकार ने अपने सभी स्रोतों के माध्यम से ये अनुमान लगाया कि वो कितना पैसा जो है उसे मिलने वाला है, यानी कि वो उसे कितनी मौद्रिक प्राप्तियां होने वाली हैं, ठीक है। तो बजट प्राप्तियों को दो उपवर्गों में बांटा जाता है। एक होता है राजस्व प्राप्तियां नंबर 1, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां नंबर 2, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों में पहले एक कर वाला आ जाता है, जिससे जो प्रत्यक्ष तौर पे मिलता है, जैसे कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया या फिर संपत्ति कर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से मिलता है बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर या फिर टैक्स, जीएसटी टैक्स वगैरह होता है ना, तो ये इसको कर के रूप में मिलता है, ठीक है। गैर कर राजस्व क्या होता है? ये होता है व्यावसायिक राजस्व मिलना, ठीक है। व्यापार के मामले में जो टैक्स दिया जाता है, ठीक है। ब्याज प्राप्तियां, लाभ और लाभांश, अनुदान देता है कोई, फीस देता है कोई, लाइसेंस फीस या फिर जुर्माना लगता है, तो ये जो है किसी गवर्नमेंट के लिए गैर कर राजस्व होता है, ठीक है। अब इसको बांटा गया पूंजीगत प्राप्तियों में। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? उधार एवं अन्य देयताएं, उधार दिया है उसके अन्य देयताएं वगैरह हो जाती हैं, ऋणों की वसूली और जो प्राप्त है उसके बारे में, और विनिवेश की प्राप्तियां कितनी हुई हैं वो इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो बजट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला बजट प्राप्तियां मैंने आपको समझा दिया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां जाती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां आ जाती है, ठीक है। वेल यहाँ पे जो दूसरा पार्ट था आपका बजट का, वो यहाँ पे मैं लेना भूल गया, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं। बजट व्यय किसे कहते हैं? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे समझिएगा, बजट व्यय क्या होता है बेसिकली, अभी आपको मैं समझा चुका हूं बजट क्या है, बजट व्यय क्या होता है बेसिकली। तो इससे तात्पर्य होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर, विभिन्न तरीकों मदों के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा उसके ऊपर अनुमानित एक व्यय होता है बेसिकली बजट, ठीक है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर समझने के लिए पहले आपको समझना होगा राजस्व व्यय होता है। राजस्व व्यय ये सरकार की परिसंपत्तियों में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सरकार के दायित्व में भी कोई कमी नहीं करते हैं, जैसे कि ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये सभी। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। ये आवर्ती प्रकृति की होते हैं। पूंजीगत व्यय में क्या होता है? ये सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं, ये सरकार के दायित्वों में कमी करते हैं, जैसे विद्यालय भवन का निर्माण, पुराने जो ऋण होते हैं इनका भुगतान, वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय, ये आवर्ती प्रकृति के नहीं होते। लेकिन बस ये है, वैसे क्वेश्चन में आपको समझा चुका था ना पहले, इसलिए यहाँ पे जल्दी में आपको इस तरीके से समझ, ठीक। अच्छा, इसको हो इंग्लिश में देख लो आप एक बार। कहाँ गया? हाँ, बजट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल के बारे में, ठीक है। ये आपके सामने आ जाता है पूरा का पूरा पार्ट, इस तरीके से आपसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं अपने बड़े बड़े क्वेश्चन की, जिसमें बड़े कैसे क्वेश्चन होंगे सर जी? 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन भी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में हमें दर्शाना समझाना है बच्चों, पहला है राजस्व घाटा और इसके प्रभाव, दूसरा समझाना है हमें राजकोषीय घाटा और इसके प्रभाव, तीसरा समझाना है हमें प्राथमिक घाटा और इसके प्रभाव। चलिए देखते हैं राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटे के मामले में सबसे पहली बात यह आ जाती है कि जब सरकार की कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, तब राजस्व घाटा बोला जाता है। मतलब राजस्व व्यय है उसका टोटल 100 रुपए, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां उससे हुई है मात्र 90 रुपए, तो जो 10 रुपए इसका गया है ना इसकी जेब से, बजट से, ठीक है ना, वो कहलाता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे के प्रभाव क्या होते हैं? तो राजस्व के प्रभाव, राजस्व घाटे का सबसे पहला जो प्रभाव है बच्चों, वो ये होता है कि यह सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है। साथ ही यह सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है कि कितना फालतू का पैसा सरकार ने खर्च किया था, ठीक है। और दूसरा, अब पैसा नहीं है, पैसा जितना लगाया उससे कम मिला है, तो इससे क्या होता है? ऋण लेना पड़ जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये कहलाता है
राजस्व घाटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारे सामने कि राजकोषीय घाटा। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे सामने राजकोषीय घाटा। इसका मतलब ये होता है कि कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता। देखो, राजकोषीय घाटा निकाला कैसे जाता है? राजकोषीय घाटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल व्यय माइनस में उधार के बिना कुल बजट प्राप्तियां। मैंने आपको समझाया था, वो क्या बोलते हैं, सैंपल पेपर मैंने आपको ये सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, जाके देखना सैंपल पेपर जो आज ही अपलोड किया है मैंने। ठीक है, अब इस राजकोषीय घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राजकोषीय घाटे का प्रभाव ये पड़ता है, सबसे पहला तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा जो है वो किसी अनदर कंट्री के मामले में उसको कम करना पड़ता है। ठीक है, देश जो है उसे उधार लेना पड़ता है, इसीलिए देश ऋण के जाल में फंस जाता है। जैसे वर्तमान में पीओके की स्थिति ऐसी है कि उसे जहां से भी उधार मिल जाए बस मिल जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो पाकिस्तान अभी के टाइम पे देश के ऋण जाल में फंस चुका है, इसलिए। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि यह देश की भावी विकास प्रगति को कम करता है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, राजकोषीय घाटा होगा, राजकोष में इतना पैसा होना चाहिए, उतना हो ही नहीं है, है ही नहीं। तो जब घाटा हो रहा है तो इससे क्या होगा? देश अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए सही और अच्छे निर्णय, अच्छे कदम नहीं उठा पाएगा, क्योंकि पैसा उन्हें बचा के रखना है। अगर कोई इससे बड़ी दिक्कत आती है तो उसके लिए। ठीक है, तीसरा है प्राथमिक घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगियों को घटाने से प्राथमिक घाटे का पता चल जाता है। यानी कि प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय जितना घाटा हुआ उसमें से जो ब्याज था, ब्याज कितना मिला उसको घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा मिल जाता है। जैसे राजकोषीय घाटा मान लेते हैं 10 रुपए था अभी, ठीक है, मान लेते 10 रुपए, और ब्याज की अदायगियां थी मात्र 9 रुपए, तो प्राथमिक घाटा पता चल जाएगा 1 रुपए का हुआ है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो नीतियां हम बनाने वाले हैं उससे हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरा शून्य या फिर प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है। ठीक है, और यह ब्याज अदायगियों रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए और सरकार की उधार जरूरतों को दर्शाता है। ठीक है, ये होता है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में? राजस्व घाटा क्या होता है, इसके प्रभाव, उसके बाद में राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसके प्रभाव, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसके प्रभाव। ओके, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में आगे इस तरीके से, डिफाइन द फॉलोइंग तो रेवेन्यू डिफेक्ट एंड इट्स इफेक्ट्स एंड फिस्कल डिफेक्ट एंड इट्स इफेक्ट, प्राइमरी डिफेक्ट एंड इट्स इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डिफेक्ट की, क्या होता है इसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, और इफेक्ट्स क्या है इसके, रेवेन्यू डिफेक्ट के यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड है फिस्कल डिफेक्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्या होता है और इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आसान तरीके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। अब 14 के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साख नियंत्रण के उपकरणों का वर्णन कीजिए। बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, टेंशन नको। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे एक देखिए, साख नियंत्रण के उपकरण के बारे में। दो तरीके के उपकरण होते हैं, कौन कौन से? एक उपकरण होता है बच्चों मात्रात्मक उपकरण, दूसरा होता है गुणात्मक उपकरण। ठीक है, पहले आप ये समझो कि आखिर साख नियंत्रण जो है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है बच्चों कि केंद्रीय बैंकिंग, एक मिनट रखो आप ना, इसको ना थोड़ा बड़ा करके ऐसे समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साख नियंत्रण उपायों का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न साधन अपनाते हैं। अधिकतर ये माप वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख पूर्ति से संबंधित होते हैं। उन्हें मोटे तौर पे क्या बोलते हैं, ये जो दो दिए गए ना, मात्रात्मक और गुणात्मक, इसके ये, ठीक है ना। अब उपकरण के बारे में आपके सामने बैंक दर है, रेपो दर है, विपरीत रेपो दर है, नकद आरक्षित अनुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं। एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं रेपो दर की, साख नियंत्रण के बारे में। रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक
वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रतिभूति पर पुनः क्रय प्रस्ताव के बदले व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, उसको रेपो दर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जो बेसिकली केंद्रीय बैंक है वो वैधानिक रूप से अपने से नीचे जो व्यावसायिक बैंक होता है उसके छोटे समय के लिए जो ऋण देता है, ठीक है ना, उसको रेपो दर बोलते हैं। बैंक दर क्या है? बैंक दर सिंपल सी बात है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को एक लंबे समय तक ऋण देता है उसको बोलते हैं। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR क्या होता है? इसमें प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास कुल जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात, ये जो है वो केंद्रीय बैंक के पास में कानूनन जमा करना होता है और बाद में वो जो है इसे दे भी देता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। पैसा जो है नगदी रूप में कहाँ पे है? वाणिज्यिक बैंकों का, केंद्रीय बैंकों में, और इसे बाद में मिल ही जाएगा, ठीक है ना, बस कानूनी रूप से देना पड़ता है इसीलिए। रिवर्स रेपो दर क्या है? ये वो दर है बच्चों जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास में अपना अतिरिक्त जो फंड है, अतिरिक्त पैसा जो वहां पे जमा करती है और केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति के पुनर्विक्रय प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति क्रय किया करती है, ठीक है। इसके बारे में ना आपको यहाँ पे देखो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट में आपको समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हमने क्या देखा, मात्रात्मक उपकरण क्या है साख नियंत्रण के बच्चों, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने क्या है? सबसे पहला है बैंक दर। तो बैंक दर में दो तरीके का आता है, एक आता है बैंक दर में वृद्धि और एक आता है बैंक दर में कमी। तो वृद्धि क्या होगी बैंक दर में? ब्याज की बाजार दर में वृद्धि हो जाती है, साथ ही पूंजी की लागत में वृद्धि होती है, साख की मांग में कमी हो जाती है, मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। बैंक दर में कमी का मतलब क्या है? इसमें ब्याज की जो बाजार दर है उसमें कमी, पूंजी लागत में कमी, साख की मांग में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, अपस्फीति को नियंत्रित होना। यानी कि जो बैंक दर है इसकी वृद्धि का, ये कमी में उसी का उलट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो यहाँ पे दो तरीके की हैं, एक है कि आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों को बेचना और दूसरा है आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदना साख नियंत्रण के संबंध में, ठीक है। तो आपके सामने ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन सभी को आसानी से, 4 दिए हुए हैं, इन सभी को इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल से हैं। अगली क्या है बच्चों? अगली दी हुई है रेपो दर, ठीक है। रेपो दर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, रेपो दर में कमी होती है तो क्या होता है, के बारे में ये छोटे छोटे पॉइंट दिए, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। चौथा है विपरीत रेपो दर, ये मैं अभी मैंने आपको समझाया। एंड वन ऑफ द लास्ट, ये तो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो साख नियंत्रण के उपाय आपको समझ में आ गए, मात्रात्मक क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में, यानी कि एपीसी के बारे में, ठीक है। तो एपीसी होती क्या है? ये बेसिकली कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच के अनुपात को दर्शाती है, जो किस तरीके से निकाला जाता है? एपीसी इज इक्वल टू कुल उपभोग इंटू सी, बेसिकली सॉरी, कुल उपभोग को बेसिकली सी बोलते हैं, ठीक है ना यहाँ पे, और आय जो है हमारी कुल आय उसे बाई बोलते हैं, तो इसको निकाल सकते हैं इस तरीके, ठीक है। एपीसी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने ये आ जाते हैं 4, जिसे आप इजीली पढ़ सकते हैं कि एपीसी इकाई से अधिक रहता है जब तक उपभोग राष्ट्रीय आय से अधिक होता है, ठीक है। एपीसी एक सम विच्छेद बिंदु पर यह कई इकाई के बराबर होती है जब उपभोग और आय बराबर होते हैं, यानी कि सी इज इक्वल टू वाई होगा तब, और आय बढ़ने के साथ साथ में एपीसी लगातार घटती रहेगी, ठीक है। साथ ही एपीसी कभी शून्य नहीं हो सकती क्योंकि आय के शून्य स्तर पर स्वायत्त उपभोग होता है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, ये वाला आपको बहुत जरूरी याद रखना है, 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों, औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एपीएस। अभी देखो, अभी हमने क्या देखा था? एपीसी, एपीसी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एपीएस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का। एपीएस जो है बच्चों, ये कभी भी इकाई या फिर इकाई से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी जो बचत होती है ये आय के बराबर या फिर आय से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि एपीसी जो है, आपकी अगर आय 10 रुपए है तो एपीसी हमेशा 10 से नीचे ही होगी, क्योंकि बचत कभी भी आय से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। आप 10 रुपए कमा रहे हैं, कि आपकी बचत 15 रुपए हो रही होगी? नहीं हो सकती। बचत या तो 10 रुपए ही होगी या फिर 10 से 9, 8, 7, 1, 2 इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये चीज होती है। एपीसी शून्य हो सकता है, मतलब कि आपने जो पैसा कमाया वो आपने खर्च कर दिया, तो ये शून्य जरूर हो सकता है। सी इज इक्वल टू बाई, एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। एपीएस
ऋणात्मक इकाई से कम भी हो सकता है। सम विच्छेद बिंदु से नीचे स्तर पर एपीएस ऋणात्मक होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बचत यानी कि डिस सेविंग्स होती हैं इसीलिए। और एपीएस जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो आपसे एपीएस तथा एपीसी, ठीक है, एपीसी और एपीएस इसमें जो है वो पूछा जा सकता है अंतर। ठीक है, तो एपीसी में आप ये बातें बताएंगे और एपीएस में ये बता देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आर्थिक सीमा किसे कहते हैं। आर्थिक सीमा किसे कहते हैं और इसके क्षेत्र, आइए समझते हैं। आर्थिक सीमा, आर्थिक सीमा यह सरकार के द्वारा प्रशासित एक वो भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्ति, वस्तु व पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है। सिंपल सा, यानी कि आर्थिक सीमा का मतलब क्या हो गया, एक इकोनॉमिक बॉर्डर का। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक कंट्री के द्वारा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा शासन किया जाने वाला वो भौगोलिक सीमा जिसमें व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पूंजी का अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से प्रवाह होता रहता है। ठीक है, अब इस मामले में इसके आर्थिक सीमा के क्षेत्र क्या होते हैं। तो पहला क्षेत्र है कि राजनीतिक जो समुद्र होते हैं, जो मतलब नॉर्मली जो समुद्र होते हैं, जो हवाई सीमा होती है वो आ जाती है। विदेशों में स्थित जो भारतीय दूतावास या फिर उस नेटिव कंट्री के दूतावास होते हैं वो, वाणिज्यिक दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान होते हैं, राजनयिक भवन होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, जहाज, वायुयान या दो से अधिक देशों के बीच आपसी सहमति से चलाए जा रहे होते हैं, इसको बोलते हैं। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल, ठीक है, तेल व निकालने वाले यान, तैरन वाले प्लेटफॉर्म जो देशवासियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्षेत्र चलाए जाते हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जिससे इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री मजबूत होती है वो यहाँ पे सारे के सारे शामिल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आर्थिक सीमा। ठीक है, ओके, चलिए आर्थिक सीमा के बारे में इंग्लिश में देखें, बट उससे पहले जो आपके टूल्स थे क्रेडिट कंट्रोलर के, उसके बाद में रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, ये आपने देख ही लिया। ठीक है ना, पढ़ लेना इसको बाकी का। और यहाँ पे आगे जो था ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बारे में। तो बैंक रेट पॉलिसी, रेपो रेट पॉलिसी, रिजर्व रेपो रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और ये यहाँ पे 1 2 3 और आ जाते हैं, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, किसके संबंध में, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और हाँ, क्वेश्चन 15 हमारा कि व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फ्रंटियर एंड राइट्स एरिया। ठीक है ना, जो कि हमारा ये 15वां दिया हुआ है। ओके, तो इकोनॉमिक बॉर्डर क्या होता है, इकोनॉमिक बाउंड्री जो एरिया होता है उसके बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ना छोटा सा यहाँ पे एक NFIA, इसके बारे में कुछ बातें कही हैं, जैसे विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय। NFIA क्या होता है, देश के सामान्य निवासियों के द्वारा विदेशों को प्रदान की गई साधन सेवाओं से प्राप्त आय तथा विदेशों को दी गई साधन आय के बीच अंतर को विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि देश के जो हमारे सामान्य निवासी हैं इनके द्वारा विदेशों को प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं उनसे जो आय मिली है और विदेशों को जो साधन आय के बीच का जो अंतर था, जो विदेशों से प्राप्त निवल आय होती है उसको विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय बोलते हैं। कई घटक होते हैं इसके, जैसे कर्मचारियों का निवल पारिश्रमिक, संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से निवल आय तथा विदेशों से निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रधारित आय, इसको बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था आपका, आगे बात करते हैं। वेल, मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर कि विनिमय दर किसे कहते हैं, इसके प्रयत्तर, ध्यान से समझिएगा, इसके प्रयत्तर लिखने। एक बार इंग्लिश में देखिए क्या होता है, व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड रेट इज फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस हैं बेसिकली, क्या क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए विनिमय दर क्या होती है बच्चों, तो विनिमय दर के मामले में ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रश्न है ना इसमें से भी आपके 4 नंबर की 3 नंबर के 3 और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन निकलते हैं आपके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या दिया गया है, विनिमय दर क्या है, सिंपल से 1 नंबर में कि एक देश की करेंसी का जिस दर पर दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए
वर्तमान के टाइम पे अगर आप $1 देखते हैं तो उसका इंडियन रुपी में होता है अराउंड 1 आर, ठीक है, सॉरी 82 रुपीस होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश में डॉलर का जो मूल्य है उसको विदेशी विनिमय दर बोल देंगे, ठीक है। विनिमय दर के प्रत्येक 3 तरीके के होते हैं, एक है स्थिर दर, एक है लोचशील विनिमय दर और एक है प्रबंधित विनिमय दर, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये दो वाली, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं, पहले बात करते हैं स्थिर विनिमय प्रणाली के गुण, यानी कि जो विनिमय दर होते हैं ना स्थिर दर वाला, इसके बारे में। तो लिखा हुआ है सबसे पहला कि मुद्रा में होने वाले उतार चढ़ाव से अप्रभावित, यानी कि जो स्थिर विनिमय प्रणाली होती है ये मुद्रा में कोई भी उतार चढ़ाव होता है ये उससे प्रभावित नहीं होती है। यदि मुद्राओं के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है तो यह महत्वपूर्ण रूप से व्यापार में लगी फर्मों के लिए समस्या पैदा कर सकता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में आईएनआर और डॉलर में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा समस्या होगी ट्रेड के मामले में, इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में, ठीक है। दूसरा क्या है कि विनिमय दर में तेजी से वृद्धि निर्यात करने वाली विनिमय फर्मों को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है और यह चालू खाते के घाटे का कारण बन सकती है। मतलब विनिमय दर में अगर तेजी से वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा कि जो विनिर्माण करने वाले फर्म हैं वो बहुत गलत तरीके से प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें जिस रेट पे वो जो अपना व्यापार कर रहे थे, वो फर्म जो इस तरीके से बिजनेस कर रहे थे, अब वो बढ़ चुका है तो इससे वो उसको करेंगे ही नहीं। इससे होगा क्या कि जो चालू खाता होता है वो भी खत्म हो जाएगा या फिर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के दोष क्या होते हैं, ठीक है। दोष हैं कि इस बात की विश्वसनीय होनी चाहिए कि सरकार निर्दिष्ट स्तर पर विनिमय दर को बनाए रखने में सक्षम हो, ठीक है। साथ ही अक्सर क्या होता है कि यदि भुगतान शेष में घाटा होता है तो प्रणाली की एक निश्चित विनिमय दर में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और आधिकारिक भंडार का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर लोग ये जानते हैं कि भंडार की मात्रा अपर्याप्त है तो सरकार की निश्चित दर को बनाए रखने की क्षमता पर संदेह करना शुरू हो जाएगा। इससे होगा ये कि अवमूल्यन की अटकलों को जन्म मिलेगा और जब यह विश्वास मुद्रा की आक्रामकता खरीद में तब्दील होगा, इससे मजबूर होकर सरकार को अपनी जो मुद्रा है इसका अवमूल्यन करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि भारत ने किया था। अभी मैं एक रियलिटी आपको बताता हूँ, तकरीबन ये बात है 1966-67 में जब भारत में वो लगा था, क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया था, तब की बात है। तब भारत का जो रुपया था, ठीक है, और यूएस जो डॉलर था, इसका प्राइस ये था कि एक यूएस डॉलर इक्वल टू ओनली 6 रुपीज, ठीक है, 6 या 5 था, ठीक है। और उसके बाद में उसने, अमेरिका ने कहा हम तुमसे व्यापार तभी करेंगे जब आप इस रुपए को और ज्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है ना। तब $1 इक्वल टू 7 से 8 रुपए कर दिए गए थे, ठीक है ना। ये मुद्रा के अवमूल्यन को दर्शाता है, ठीक है, ये चीज है। दूसरी क्या है हमारे सामने, दूसरी है लोचशील या फिर नम्य विनिमय दर। एक एक करके समझिए। लोचशील या फिर नम्य विनिमय दर क्या होती है, इस दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। लोचशील या फिर जो नम्य विनिमय दर है ये इसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसका निर्धारण हम करते हैं कि विदेशी विनिमय जो मांग होती है, ठीक है, और जो पूर्ति की मांग होती है, पूर्ति की शक्तियां होती है, इनके आधार पर विदेशी मुद्रा की मांग तथा नम्य विनिमय दर में एक विपरीत संबंध होता है। यदि विनिमय दर ऊंची होगी तो विदेशी मुद्रा की मांग कम होगी और यदि विनिमय दर कम है तो विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। इसीलिए इसके विपरीत विदेशी विनिमय दर व विदेशी मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसीलिए क्या होता है कि इस विदेशी विनिमय दर, ये जो विदेशी विनिमय दर है ये अधिक रहेगी और विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति है वो अधिक हो जाएगी। कई इसके गुण हैं, कई इसके दोष हैं। गुण पहला ये है कि इससे सरकार और अधिक लचीलापन दे सकती है, साथ ही विदेशी मुद्रा के बड़े बड़े भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। विनिमय दर में उतार चढ़ाव स्वचालित रूप से भुगतान शेष में अधिशेष और घाटे का ख्याल रखते हैं। देश अपनी मौद्रिक नीतियों के संचालन में स्वतंत्र होते हैं क्योंकि
उन्हें विनिमय दर बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती इस मामले में। दोष भी हैं इसके, जैसे लचीली विनिमय दर जो होती है ये अस्थिरता लाती है, अनिश्चितता लाती है, जोखिम यानी कि बहुत ही ज्यादा गलत इफेक्ट डालती है, ठीक है ना। और साथ ही इसका अर्थव्यवस्था पर स्फीतिकारी प्रभाव भी पड़ता है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कई कई जगहों पर, पूरी जगह पे नहीं, कई कई कुछ जगहों पर, ठीक है। विनिमय दर क्या होती है, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, स्थिर दर और लोचशील विनिमय दर, ठीक है। तो जो स्थिर विनिमय प्रणाली, इसके गुण, इसके दोष, के बाद में जो हमारा पार्ट था लोचशील नम्य विनिमय दर, इसके गुण और इसके दोष। इंग्लिश में ये एक्सचेंज रेट क्या होता है इसके बारे में ये पढ़िए, एंड मेरिट्स क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। एंड उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फीचर्स क्या है इसके, रेट, फीचर्स एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था बच्चों, आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो देखो जितना हो सकता था मेरी तरफ से कि अच्छे तरीके से समझाऊं, वो मैंने अपनी पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, ठीक है। बाकी आप सभी को वीडियो कैसा लगा है, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना, और वीडियो रियलिटी में अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है बच्चों, आपने जितना हो सके, ठीक है, आप उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करते हैं उतना हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है आपका एक लाइक हमारे लिए, लाइक करिए, इससे मोटिवेशन बढ़ेगा, साथ ही आप इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।